तिवारी जी, आपका बहुत बहुत आनंद, बहुत बहुत शुक्रिया कि मुझे बहुत पुराने दोस्तों के साथ भी समागम करने का मौका दिया और इसीलिए मैं इस YouTube पर अपनी राजीनामा पेश की। जहां तक जाति जनगणना का सवाल है, जाति जनगणना ये नहीं है बिहार में, और उसको उन्होंने स्पष्ट कर दिया जगनारायण जी की ये एक सर्वेक्षण है, इसी आधार पर केस जीता है, जाति जनगणना के आधार पर केस नहीं जीता है। क्योंकि बिहार की सरकार ने हमेशा कहा कि यह तो एक जाति सर्वेक्षण है, यह जाति जनगणना नहीं है। लेकिन यह भी एक महत्वपूर्ण बात है, क्योंकि मैं खुद भी जाति जनगणना में अपने जाति को लिखाने के लिए वहां गया था, तो उसमें 17 क्वेश्चंस थे। उस जाति जनगणना में 17 प्रश्न थे और उस 17 प्रश्नों में से बहुत कुछ ऐसा भी था, जैसे आपकी आय कितनी है, आपकी संपत्ति का क्या हिसाब किताब है, ये सब भी क्वेश्चनर में उसमें मौजूद था। लेकिन इस सर्वेक्षण का सबसे बड़ा खामी ये था कि सर्वेक्षण का क्वेश्चनर जब बनाया तो उसने पब्लिक से कोई कंसेंट नहीं दिया। पब्लिक स्टेक होल्डर है, लेकिन पब्लिक के सामने क्वेश्चनर को नहीं भेजा। क्वेश्चनर ब्यूरोक्रेट्स बना करके और सीधे विधानसभा के मार्फत से मिनिस्ट्री ने क्वेश्चनर को इम्प्लीमेंट किया और उसे जाति जनगणना नहीं बल्कि जाति जन सर्वेक्षण सर्वे का ही नाम दिया गया, जिसके कारण आज हाई कोर्ट में इसकी जीत हुई है। और मैं समझता हूं कि यह भी एक बहुत महत्वपूर्ण कदम है और बीजेपी हर हालत में, चाहे वो अति पिछड़ा हो चाहे पिछड़ा हो, वो किसी का दोस्त नहीं है, वो सबका दुश्मन है। और इसलिए बीजेपी को यह हटा ही दिया जाए कि दुश्मन तो वो है ही, और वो दुश्मन होने के कारण जो है वो किसी हालत में जाति जनगणना को पसंद नहीं करता है। एक बात ये क्लियर हो गई। दूसरी बात ये है, ये कई पंडारा बॉक्स खोलेगा। ये जो जाति सर्वेक्षण है एक नहीं कई पंडारा बॉक्स खोलेगा, और इस पंडारा बॉक्स में हम समझते हैं कि हमारे पुराने साथी भी और लखनऊ यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर हैं रविकांत जी, उनका ध्यान मैं आकृष्ट करना चाहता हूं कि कर्पूरी ठाकुर की सरकार को किसने गिराया था। यह कोई सवाल उठाए कि कर्पूरी ठाकुर जब अत्यंत पिछड़ी जाति को उन्होंने रिजर्वेशन दिया तो उस सरकार को किसने गिराया था, तो संदेह पैदा कहां से होगा। जिसने सरकार गिराया था उस पर संदेह तो पैदा होगा ही। तो ऐसी स्थिति में जाति जनगणना के अंतर्गत यह सवाल संविधान के उन मूल्यों को निर्देशित, उन मूल्यों की तरफ ध्यान दिलाता है जिसमें सभी जातियों को समान अवसर देने की बात कही गई है। आरक्षण एक मुद्दा है, ये नहीं कि आरक्षण ही हमेशा सामाजिक न्याय के प्रावधान को पूरा करेगा। आरक्षण एक सामाजिक न्याय का एक पहलू है। लेकिन जब मंडल कमीशन हुआ था तो यह बात साफ थी कि 13 पॉइंट को उसने रखा था कि जाति के इस उन्मूलन के लिए या असमान अवसर वाले को समान अवसर देने के लिए 13 पॉइंट को उन्होंने सुझाया था, जिसमें भूमि सुधार भी था, जिसमें अन्य चीजें थी कि जनसंख्या के अनुपात में बजटीय व्यवस्था क्या है, यदि किसी जाति के संख्या जितनी प्रतिशत है उसके बजट भी जो है सरकार के बने तो उसके लिए संरक्षण के लिए उसको दिया जाए। ये तमाम सवाल जब सामाजिक न्याय के अंतर्गत, जब हर गरीब आदमी का, पढ़े लिखे लोगों का नहीं, एक छोटे से ग्रुप के लिए ही आरक्षण का सवाल होता है। लेकिन यदि आम लोग, जिसमें संविधान कहा है कि यह भारत के लोग, उस लोग के बारे में यदि हम सोचते हैं तो 40% के पास जमीन नहीं है, 40% के पास कोई रोजगार का साधन नहीं है। इस सवाल को भी ये होगा। अब तीसरी बात जो मैं कहना चाहता हूं कि यह तो 2011 में पार्लियामेंट ने पास कर दिया था कि जाति जनगणना होगी, और उसके बाद इन्होंने इसे कायदे से चाहना चाहिए था कि 2011 की जनगणना और 2021 की जनगणना में जो है इसको लाना चाहिए था। तो सरकार संविधान को पूरी तरह खत्म करके जो उसने कभी भी जाति जनगणना को नहीं लाया, और एक एजेंसी से उसने जाति जनगणना करवाई पिछली सरकारों ने, और उस एजेंसी का जाति जनगणना का रिपोर्ट भी सामने नहीं आया। आज बीजेपी की सरकार कहती है कि वो रिपोर्ट सामने क्यों नहीं पिछली सरकार लाई, तो पिछली सरकार तो नहीं ही लाई, तो इस सरकार ने भी रिपोर्ट क्यों नहीं लाई। उस रिपोर्ट को लाना था। तो क्यों इस तरह से जो है
इसका जो जातीय संरचना है सरकार का, इस माध्यम से हम जब देखेंगे तो हमको यह लगता है कि हर प्रकार की सरकारें पिछड़ी जातियों के खिलाफ हैं। और पिछड़ी जातियों में एक चीज से मैं असहमति व्यक्त करता हूं कि पिछड़ी जातियों की बड़ी जातियां ही सबसे ज्यादा बीजेपी में है। आज बिहार का यदि कोई एमपी को आप देखेंगे तो क्या पिछड़ी जातियों की जो बड़ी जातियां हैं वही सबसे ज्यादा बीजेपी में मौजूद हैं। आज हालत बिहार की ऐसी है कि हर बड़ी जातियां जो पिछड़ी जातियों के अंदर हैं और उच्च जातियों की भी जो बड़ी जातियां हैं वो चाहती हैं बिहार के संसाधन को ले लें, चाहे हमको किसी भी जाति के साथ संबंध क्यों नहीं बनाना पड़े। तो आप हाल में देखे होंगे जहां A to Z का नारा था, उस A to Z में 3 भूमिहारों को टिकट दिया आरजेडी ने MLC में, और भूमिहार और यादव की दोस्ती हुई। ये जो बड़ी जातियां हैं वो चाहती हैं बिहार के सारे संसाधन लूट लें, और जिसको जगह नहीं मिल रही है वह जो है प्रयास कर रहे हैं। कुशवाहा प्रयास कर रहा है कि किसी तरह हम भी इस दौर में, बिहार के संसाधन के लूट के दौर में हम भी शामिल हों और हम भी जो है ये ले सकें हिस्सा। तो अत्यंत पिछड़ी जातियों के बारे में जब 97 जातियों को कर्पूरी ठाकुर ने एक अलग से दिया था, और संविधान में यह मौजूद है ये सवाल, क्योंकि दक्षिण भारत के अंतर्गत आप कई राज्यों में देखेंगे तो लेयरिफिकेशन है ओबीसी के अंदर, और ओबीसी के लेयरिफिकेशन को मानने में सामाजिक न्याय की ताकतों को क्या दिक्कत होती है, यह वो समझाएं कि हमको क्या, उसको क्या दिक्कत है कि नीची जो पिछड़ी जातियां हैं उसके बार उसके सवाल को क्यों नहीं उठाना चाहती हैं, क्यों नहीं करना चाहती हैं। और यदि हम कहें नीतीश जी के संबंध में ही, तो उन्होंने अत्यंत पिछड़ी जाति आयोग बनाया, लेकिन अत्यंत पिछड़ी जाति आयोग बनाने के बाद उस आयोग को विधानसभा के पटल पर नहीं रखा, मंत्रिमंडल के अंदर नहीं रखा। तो क्यों नहीं रखे? बनाया आपने आयोग था और आपने उस आयोग को विधानसभा के अंतर्गत रखा नहीं। तो यही जवाहरलाल नेहरू किया था काका कालेलकर के आयोग के, हालांकि काका कालेलकर आयोग ने रिपोर्ट में लास्ट में बदल दिया बहुत सारे प्रावधानों को, जो कि उन्होंने गलत किया। उसके बाद भी कई बार जब मोरारजी देसाई के समय में मंडल कमीशन आया तो ठीक, मंडल कमीशन ने जब रिपोर्ट दे दिया तो तुरंत मोरारजी देसाई ने उसको नहीं रखा, वीपी सिंह ने रखा। तो इस तरह से जो सत्ता का जातीय चरित्र है, और उस जातीय चरित्र में सबसे ज्यादा उसका वर्गीय चरित्र है, क्योंकि वर्गीय चरित्र के अंतर्गत सबसे ज्यादा सर्वहारा वर्ग तो अत्यंत पिछड़ी जातियों के अंतर्गत ही आता है, पिछड़ी जातियों के अंतर्गत आता है। ऐसे हालात में कोई भी वर्गीय चरित्र वाली सरकार 90% जो गरीब आदमी है उसके बारे में कैसे सोच सकता है? यह सोच नहीं सकता है। इसीलिए सत्ता का चरित्र ही सबसे बड़ा दुश्मन है। इतनी बात इसलिए मैं आप लोगों के सामने कह दिया कि एक नैरेटिव सामाजिक न्याय की ताकतों को गढ़ना होगा, जो गरीब से गरीब आदमियों के जो असमान अवसर उसको मिले हुए हैं उसको समान अवसर मिलने, इस पर विचार करना होगा। नहीं तो पिछड़ी जातियों के अंतर्गत एकता का सवाल बहुत ही खत्म होते जा रहा है। और ये एलिगेशन लगा देना कि अत्यंत पिछड़ी जाति बीजेपी के साथ चला जाएगा, ये भी भविष्य में संभव नहीं है, क्योंकि उसे अंतोगत्वा बीजेपी के खिलाफ लड़ने वाली सबसे बड़ी ताकत यही होगी। और बीजेपी बार बार चाहती है कि पिछड़ी जातियों के अंदर अंतर्विरोध पैदा हो जाए। उत्तर प्रदेश में ही राजनारायण सिंह ने ये बात बोली थी कि अत्यंत पिछड़ी जाति को अलग किया जाए। उसके बाद रोहिणी कमीशन आया, और आपको ये मालूम होगा कि हाल में लखनऊ में एक मीटिंग हुई है, उसमें रोहिणी कमीशन को कहा है कि पिछड़ी जाति को बांटने का साजिश है। तो अत्यंत पिछड़ी जाति के सवाल पर एक पोजीशन तो ले, पिछड़ी जाति के बड़े नेता, पिछड़ी जाति के बड़े जात के लोग एक पोजीशन तो ले कि अत्यंत पिछड़ी जाति के सवाल को हम कैसे देखते हैं, उसको उसकी जनसंख्या कितनी है, उसको किस प्रकार से हम पिछड़ी जातियों के अंदर अधिक से अधिक सुविधा दे सकें। ऐसे नैरेटिव्स के ऊपर आगे बढ़कर जब पिछड़ी जाति के लोग नहीं लेंगे तो उसमें बीजेपी जो है उसमें फायदा उठाने की कोशिश करेगी। और बीजेपी यही फायदा उठाने की कोशिश कर रही है कि रोहिणी को ला करके और पिछड़ी जातियों के अंदर अंतर्विरोध पैदा कर दें, और अभी जो जाति सर्वेक्षण हुआ है उसको काउंटर कर सके। यह तो बीजेपी की राजनीति होगी ही, ये शुरू से ये राजनीति उनकी रही है, आज भी राजनीति होगी। लेकिन बीजेपी के खिलाफ लड़ेगा कौन? क्या ये लोग लड़ेंगे जो कि इलीट
पिछड़े जातियों के अंतर्गत हैं, वो लड़ेंगे। उसकी लड़ाई हम लोगों ने देखी है। कपूरी ठाकुर को किस तरह से गाली दे करके और उसको हटा करके किस तरह से कपूरी ठाकुर के बदले दूसरे को लाया, तो उसमें कौन लोग हैं वो कपूरी ठाकुर को हटाने में? जरा सा ये हमें भी खुल करके लोग बहस करें और ये बताएं कि पिछड़ी जातियों के अंदर सबसे गरीब को सबसे ज्यादा प्राथमिकता मिलनी चाहिए, कि उन आदमियों को ही मिलनी चाहिए जिनके पास धन बल जन सब कुछ उसके पास मौजूद है, उन्हीं को सहायता मिलनी चाहिए। इसलिए राजनीतिक तौर से आरक्षण का सवाल एक छोटा सा सवाल है, सामाजिक न्याय एक बहुत बड़ा सवाल है, जिसके अंदर जमीन और यदि रोजगार का सवाल नहीं रहेगा तो सामाजिक न्याय की लड़ाई बहुत दिनों तक नहीं चलेगी। और इसके नैरेटिव को स्थापित करने के लिए पिछड़ी जातियों के उस एफ्लुएंट सेक्शंस को ज्यादा से ज्यादा सोचना पड़ेगा और उनके तरफ मुड़ना पड़ेगा, तभी उसकी एकता स्थापित रहेगी। वरना हाल ही में उन्होंने पसमानदा मुसलमान को मोबिलाइज करने की कोशिश की, अत्यंत पिछड़ा के लिए रोहिणी आयोग को उसने, जैसा कि जी ने बोला कि 3 भागों में मोस्ट एमबीसी ईबीसी और एक और घुमंतु पार्टी को भी, घुमंतु जातियों को भी रखने का कोशिश कर रहा है। वो कई भागों में बांट करके इनकी एकता को भी खंडित करेगी। तो मैं अपनी बात समाप्त करता हूं इस बात से कि सामाजिक न्याय के उन नेतृत्वकर्ताओं को भी यह सोचना पड़ेगा कि असली में सामाजिक न्याय के जो लोग हैं उनके बारे में वो क्या समझ रखते हैं, और उनके बारे में वो समझ रखने तो पिछड़ी जाति की एकता मुकम्मल होगी और इससे बड़े से बड़े पैमाने पर आदमियों को कल्याण उसका होगा। मैं अपनी बात समाप्त करता हूँ। जी आप बने रहिए, हम आपके पास फिर आते हैं। भाई इतना तो सच है कि सामाजिक न्याय तो एक बड़ी समस्या है, लेकिन सामाजिक न्याय के अंदर भी जब तक हम वर्ग की चेतना को विकसित नहीं करेंगे तो वो तो सही मायने में न्याय नहीं हो पाएगा। असली न्याय को आर्थिक समानता की अभी है, अपना आर्थिक विषमता का भी है, सामाजिक विषमता के अंदर भी हमको वरीयता देनी होगी, आर्थिक विषमता को भी। तो आप हम करें